सबसे पहले तो पाठ्यक्रम है, संघ लोक आयोग हो या होता है, उसके तहत पर भी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान तथा हमारे भारत में व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, बात का सरोकार रखना चाहिए। भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जब हम सिविल सर्वेंट बने तो किन इसके लिए इस पाठ्यक्रम को ऐसी स्थिति बात करूं हमारे देश भारत में जो अ, हमारे पास स्थिति है या हमारे पास समझने की ज़रूरतें हैं, वो एक तरह से मकसद के साथ है। इसका ये मतलब है कि हमारा देश भारत खास तौर से प्राचीन सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक जिस तरह से रहा है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं रही हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विविधता को समझते हुए यहाँ पर हमारे देश के भारतीय संविधान जो कि हमारी भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब हम गणतंत्र मना रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक गणतंत्रात्मक सूत्र है जिसे हमने संविधान से किया है। और इस संविधान में सबसे प्रारूप जो मिलता है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या मिलता है? व्हाट आई एम सेइंग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें हमने विविधता के रूप देखने को मिलते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो देखिए, पाठ्यक्रम लिखा गया है 6वीं क्लास के लिए, परंतु हमें समझने की बात, तीनों शायद इस बात से सहज अनुभव कर रहे होंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय दर्शन में भी देखने को मिलती है। मैं राइट एंड नॉट? बात समझ में आई? ऐसी स्थिति में हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, मतलब कि हम देश के नागरिकों को काम करना इसके लिए जरूरी था। हम विविधता में तो थे परंतु हमारे पास प्रोत्साहन के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ये पूरे भारतीय जो संविधान में दिए हैं उनको सही ढंग से अप्लाई करना भी था। मतलब कि हमें हमारे देश के सभी नागरिकों को एक समान लाने के लिए हमारी नीतियों का क्रियान्वयन करना अति आवश्यक था कि नहीं बताइए? तो ऐसे में हमारे देश के संविधान में जो हमारी ऐतिहासिकता या हमारे स्वतंत्रता संग्राम से हमें जो सीखने को मिला उसमें भी तो विविधताएं थी या नहीं? मतलब कि दक्षिण के आंदोलन हो, चाहे वो उत्तर भारत के हो, चाहे वो पश्चिम भारत के हो, सभी लोगों का एक मकसद था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को मिलने के बाद हमने हमारे देश में अपना संविधान का निर्माण किया। जिस संविधान का निर्माण करने में हमें मतलब कि नवंबर 1949 तक जो भी हमने प्रारूप को बनाया वो भी एक तरह से विविधता की मांग थी, उसे ठुकराया नहीं गया। उसे शामिल करते हुए हमने जिस तरह से भारतीय नागरिकों ने जो काम किए होंगे वो हमारे देश की राज होगा। मेरी बात नहीं समझ तो पूछना जरूर बच्चों। ऑनलाइन वालों से भी मैं दरखास्त करूंगा कि वो अगर नहीं चाहे तो चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो परंतु आपको भी उसी तारतम्यता के हिसाब से इस बात को शामिल करना पड़ेगा कि हम इस भारतीयता को किस तरह से विविधता के साथ, और विविधताओं में भी हमारे पास अनेकता है, कई प्रारूप है, परंतु हमारा एक संविधान होने के कारण, एक सरकार होने के कारण, ठीक है, एक सरकार मतलब हमारी व्यवस्था का नाम सरकार मतलब व्यवस्थाओं के क्रम में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खास तौर से इस पॉइंट को उजागर करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम देश में भेदभाव रहित, कौन सी रहित? भेदभाव रहित
एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें हम सब मूल्य रूप से रखकर अपने आप को आगे बढ़ा सके। नहीं बताइए मकसद क्या था? हमारी स्वतंत्रता का मकसद क्या है? कि हम अपने निर्णय खुद ले सकें। हमारी स्वतंत्रता का मकसद क्या है? हम पर कोई का प्रभुत्व ना हो। हम संप्रभुत्व गणराज्य बनाने के लिए हमारी संविधान सभा में हमने जिस तरह से विविधता को अपनाकर हमेशा खुश होने के कारण और हमें अपने आने वाले पूर्वजों सॉरी आने वाली वंशज को भी ठीक करना था। मैं राइट और नॉट सही बताइए, सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से हमें ये समझना होगा कि हमारा जो स्थायी रूप से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या एक व्यवस्था जरूरी थी। अगर हम सिस्टमेटिक करेंगे तो कि ज्ञान की वह शाखा जिसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन हो विज्ञान कहलाता है। सही बताइए, जिसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो इस राजनीतिक विज्ञान ने हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था को एक पूरे ढंग से दूसरों से भी कुछ लेने का, कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त किया। इसी तारतम्य में हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में अलग अलग समितियों का गठन करके हमारे यहाँ पर और दूसरे देशों के प्रारूपों को भी हमारे संविधान में स्वीकार करवाया। सही बताइए, इस बात को अब भरेंगे आप? संभव है कि हमारी जो अलग अलग वेशभूषाएं थी, हमारे अलग अलग विचार जरूर थे, परंतु शायद हम अपनी जितनी भी तरह की मंशाएं थी, हम इन सब मंशाओं को कहाँ से सही कर रहे थे? हमारे व्यवहार से। हमारी सबसे पहले जरूरत थी हम सब भारतीय हो जाए। इसी तारतम्य में 1956 में हमने अपने राज्य पुनर्गठन आयोग की मदद से, किसकी मदद से? राज्य पुनर्गठन आयोग की मदद से, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली साहब। क्या नाम है उनका? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली की रिकमेंडेशन से हमारे सामने आया कि हम सभी भारतीय राज्यों को इकट्ठा कर लें, एकत्रित कर लें या संजो लें, जिसके क्रम में हमने 1 नवंबर 1956 को कई राज्यों का गठन किया। और इसी तारतम्य में आज तक हम इस प्रक्रिया को करते आ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हम भारत के लोगों के लिए भारत इट मीन्स या दैट मीन्स इंडिया लिख दिया गया। क्लियर? तो अभी इस पुस्तक की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि समानता के लिए संघर्ष करने में, इसमें समानता के लिए संघर्ष करने में हमारे कई संघर्षशील व्यक्तियों ने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने, हमारे देश में राज्य व्यवस्था की अगुवाई करने वालों ने, राज्य व्यवस्था की अगुवाई करने वालों में नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारतीय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से ही ये सब चीजें हो पाई। ऐसा है कि ब्रिटिश शासन ने आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए जितना भी संघर्ष है, इसमें अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे। नहीं बताइए, ठीक है? नहीं, दलित वर्ग हो, भले वो रामोसी विद्रोह हो, चाहे वो तिलका मांझी विद्रोह हो, चाहे आपने सुना होगा कुकी जनजाति विद्रोह हो, विभिन्न तरह के विद्रोहों ने भी शामिल किया। और हमने औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों, इन सब ने इसके लिए लड़ाई ली, अपने जीवन में समानता लाने के लिए, आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। इसकी रक्षा करने के लिए, आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, मतलब कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी था संगठित होना। सही बताइए, क्या होना? जो विभिन्न विविधताएं थी उनको क्या करना था? एकत्रित करना था। शाबाश। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताने में हर्ष होगा कि महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा है वैसा ही महिलाओं को भी मिल जाए। तो आज हम शायद सभी वर्गों के लोगों को बिना लिंग भेद के हमने पायलट भी बनाया, हमने सेना में भी भर्ती कराया। तो और हमारी जो पहले लिंगानुपात था वो क्या हुआ? अब अच्छा हो गया है। राइट? हो गया है कि नहीं बच्चों? तो 2022 तक आते आते या 23 आते तक हमने क्या किया है? हमारे इस समानता के क्रम में जो हमारे पास आधी जनसंख्या थी, क्या थी? आधी जनसंख्या का अभिप्राय क्या है? और आधी जनसंख्या का है कि हम सब भारत के लोग
महिला हो या पुरुष या किसी भी तरह का जेंडर, वो सब लोग भारतीय क्या है, भारत बराबर में या भारत के नागरिक होने के नाते सब समान है। सही बताइए। तो भारतीय संविधान में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान समानता के लिए, समानता के साथ साथ समता का भी प्रयास करता है। किसका करता है? मतलब इक्विटी और इक्विटी बिफोर लॉ का प्रयोग करता है। बात समझ में अभी भले नहीं आए, जब मैं उस क्रम में रखूंगा आपको तो जरूर से जरूर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जो है वो आज ज्वलंत मुद्दा है, या नहीं बताइए? अभी देखिए, अभी यूपी में चुनाव होने थे और इस ज्वलंत मुद्दे के सामने सारी सरकारें ने अपने दावे पेश किए, परंतु अब इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर से सूट फाइल किया गया है और अभी भी नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव रोक दिए गए। होने थे ना, हम सब जान रहे हैं, समझते हैं इतना। तो ऐसी स्थिति में ये अनुभव हुआ और 1947 में हमने अपने देश को आज़ाद कराया। इस आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ अब आज़ाद भारत ने गणतंत्र का रूप ले लिया था और इस गणतंत्र के रूप लेने के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कानूनी लड़ाई समानता की, कानूनी लड़ाई समानता की। और इसी समानता के रूप में हमने अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाते हुए महिला पुरुष एवं अन्य एलजीबीटी समुदाय के लिए बराबर का क्रम बनाने की प्रयास किया। इसी साइड में आपको ये देखने होगा कि हम भारत के लोगों के पास सबसे ज्यादा जो जरूरी था क्या था? भारत का संविधान। यही हमें अपने हक की लड़ाई देने के लिए, कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब कि इसे पूरी तरह से सरोकार कर, इसे असली में अपनाने के लिए, असल में अपनाने के लिए हम सब भारत के लोगों ने क्या उद्देशिका का पालन किया और इस उद्देशिका में भी समय समय पर क्या किया? हमने अपने आप को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया है। आज मैं सभी बच्चों से बताऊंगा, आज का जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं वो एनसीईआरटी के 6वीं क्लास का, मतलब 6th क्लास एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, 3rd। यहाँ से मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसका उद्देश्य क्या है, यूपीएससी में ये किस तरह से प्रयोग आएगी और आपको अपने ब्रेन में किस तरह से रखना है और अपनी नोटबुक में भी अगर कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो उनको नोट करते हुए चलना भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जहन में जैसे ही नाम आता है सरकार का, इसका नाम आता है, कहाँ सुना है हमने ये सरकार, ये शब्द? बोलिए। सरकार एक ढांचा है, सरकार एक व्यवस्था है। सरकार आपने देखा होगा एक आम आदमी के लिए तो जो भी नेता आ जाता है वही सरकार है, राइट? माई बाप बोलकर, या गांव में आप ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखिए, इस बच्चे के दिमाग को देखिए, इसमें आपको ये देखना है सरकार जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि अगर हमसे कोई भी बड़ा होता है वो हमारे लिए सरकार हो जाता है, इसका मतलब ये पॉपुलर वर्ड है। ये वर्ड कैसा है? बहुत ही सुना हुआ वर्ड है। हम लोगों को भारत सरकार के अलग अलग व्यवस्थाओं, अब मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में सरकारें कितने प्रकार की हैं? सरकार क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था जो हम सबको चला रही है और राजनीतिक रूप से चला रही है, इसलिए वो क्या है? सरकार। क्लियर? और तो और इस व्यवस्थापिका में, इस कार्यपालिका में, इस न्यायपालिका में अपने आप सरकार दिखाई देती है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सरकार को हम कई तरीकों से बांट कर सकते हैं, परंतु इसके दो प्रारूप जो हमारे देश में है वो है लोकतंत्र। कैसी सरकार? कई बार आपने देखा होगा लोकतंत्र में ही गठबंधन की सरकार बनती है। क्यों? क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। अब इसके लेवल के हिसाब से देखा जाए पूजा तो कैसी होगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, है ना, ग्रामीण सरकार, आपके द्वार, होता है ना। तो यही सरकार आपको क्या क्या काम कराती है? इस इंट्रोडक्शन यूनिट में यहाँ पर लिखा हुआ है राजतंत्र भी था हमारे देश में। मतलब 1858 से लेकर 1949 तक हमारे पास क्या था? राजतंत्र। मतलब 47 में हमें आजादी तो मिली, गणतंत्र नहीं मिल पाया। इसका मतलब 1858 से लेकर 1947 तक हमारे देश के नागरिकों ने कितनी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को हमें सहेजना पड़ेगा।
ये हमारे देश की इसी संविधान के मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? कोई स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही आपको? शाबाश। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। हमारी सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों की सूखाग्रस्त एरिया में मदद करने के लिए भी अग्रसर प्रयास करने वाली सरकार है। हमारे देश में कानून की रक्षा करने के लिए न्याय संविधान बनाया गया है और न्यायिक व्यवस्था के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय बनाई है। हमने अपने संसाधनों के लिए विभागों का गठन किया है। जैसे बिजली विभाग बिजली की आपूर्ति करेगा, कोयला संसाधन विभाग कोयला की आपूर्ति करेगा। मतलब इस देश के हर नागरिक को यह अधिकार होगा, इस जमीन पर जो भी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा संसाधन है, उसे बराबर में बांटा जाए। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो निर्णय लिए जाते हैं कि आज हम कितने ब्याज पर लोगों को बैंक सुविधा देगी, किस तरह से उनके लिए जबरदस्ती नहीं करेगी और किस तरह से किसानों के कर्ज माफ करेंगे, किस तरह से सब्सिडी देंगे, किस तरह से ग्रांट्स देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही बताइए। तो ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में विभिन्न निर्णय लेने का काम क्या करती है? सरकार। क्योंकि जरूरत किस बात की है? एक मत से एक समानता के साथ स्वीकार किया जाए उनकी डिमांड को और पूर्ति के लिए एक अनुसरणीय प्रारूप बनाकर इस गतिविधि को किया जाए, जिसका नाम क्या है? भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था में आपने देखा होगा, एक होती है स्थायी सरकार और एक होती है अस्थायी सरकार। सरकार के दो प्रारूप और बता रहा हूँ, क्या नाम है? स्थायी सरकार और अस्थायी सरकार। इसमें राजनीतिक सरोकार रखने वाली सरकार सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, जिसे हम अस्थायी कह सकते हैं, ठीक है। परंतु स्थायी सरकार जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, वास्तव में नौकरशाही से चलती है। कैसे चलती है? क्योंकि आप लोग जब जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका नाम है नौकरशाही। जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, अपने देश के किसी जिले को संभालेंगे, तो वो जिला सरकार होगी। गेटिंग में पॉइंट? तो ऐसे में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद हमने अपने तृतीय वर्ग को सरकार बनाया, जिसे लोकतंत्र को हमने 3 लेवल पर पहुंचा दिया। जिला स्तर पर जिला सरकार या जिला पंचायत, दूसरे स्तर पर जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल पंचायत, गेटिंग में पॉइंट? और तीसरे स्तर पर हमने बनाया ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्वराज की भावना को पूरा करती है कि नहीं। और उसमें हमने आरक्षण की नीति को अपनाया और ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके हमने वहां पर एक परचम लहराया है, लोकतंत्र, जिसका स्थायी मतलब होता है जनता की सरकार, जनता के द्वार, जनता के पास। अच्छा लग रहा है आपको? तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में सड़कें, स्कूल, कॉलेज, अन्य गतिविधियां, बिजली की आपूर्ति, इन सबको प्रारूप को चलाने के लिए हमने शायद इस देश में जो भी काम किए हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे या कैसे भी करके हमने क्या किया है, हमारे देश में सरकार का गठन किया है। बात समझ में आई आप लोगों को? सबको क्लियर कि सरकार वास्तव में क्या है? हमारे देश में जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो गरीबी मिटाने के लिए हो, चाहे समानता के लिए हो, चाहे वो वितरण के लिए। हमारे देश में सरकार क्या कर, मैं तो ये कहूंगा कि गर्भ से लेकर कब्र तक, हाँ, गर्भ से लेकर कब्र तक सरकार आपके लिए सहायता करती है और आपकी जिंदगी में शामिल होती है। सरकार होती है, सही बताइए। जब आपका वैक्सीनेशन होता है, आपकी मदर जो या फादर को कोई भी तकलीफ होती है, को अपने परिवार में किसी भी तरह के जाना हो, तो हमारे पास सरकार के अस्पताल है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी सड़कें हैं, सरकारी बसें हैं। मैं आगे नहीं बोलूँगा कि रेल सुविधा हो, चाहे हवाई जहाज यातायात, या आज पन बिजली पर कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, बिन सरकार सब सून है नहीं। तो ऐसे स्थिति में आपने जो अब तक देखा कि हमारे देश में जो निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और निर्णय हमारी संसद लेती है। कौन लेती है? संसद लेती है। और संसद क्या करती है बच्चों समझने के लिए? स्केलेटन तैयार कर देती है। किसी भी कानून का क्या करती है? एक प्रारूप बना देती है, ब्लूप्रिंट बना देती है। समझ में आ रहा है? भी लेना बीच में है। तो ऐसी स्थिति में
सरकार का मुख्य काम क्या है? नीतियों का निर्माण। सरकार का काम क्या है? नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन। विधि का निर्माण संसद करती है। विधि का निर्माण कौन करती है? विधायिका। तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कौन कौन से अंग हैं? 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सही बताइए, कितने अंग हैं सरकार के? 3 अंग रूप से है। विधायिका का काम विधि निर्माण, कार्यपालिका का नाम क्रियान्वयन और न्यायपालिका का यदि कहीं तरह से इन दोनों में कोई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए और बराबर नहीं मिले हो आपको अधिकार, तो कहाँ जाएंगे आप? न्यायपालिका के द्वार। सही बताइए, बहुत मजा आ रहा है स्फूर्ति के साथ। जितनी ठंड बाहर है उतनी गर्मी यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाना है? बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम घटाए क्यों जाना है? सही बताइए। एक बार तो सरकार है ना प्याज के कारण गिर गई थी, अटल बिहारी सरकार, राइट, क्योंकि दाम बढ़े थे, कंट्रोल नहीं कर पाए, कालाबाजारी ज्यादा हो रही थी, तो सरकार की फेलियर की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटना पड़ा, त्याग पत्र देने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हमारे देश में सबसे बड़ी कौन सी लड़ाई? कि मेरा बड़ा या तेरा बड़ा। अरे के नहीं भाई। तो ऐसी स्थिति में सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। मैंने आपको शायद बताया होगा बच्चों, मुद्दा आखिर होता क्या है, पूछा भी था उस दिन, पूजा नहीं आई थी। मुझे बताओ मुद्दा होता क्या है? गैप, शाबाश। मतलब ये वो रिक्त स्थान है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, शाबाश। तो ऐसी स्थिति में इस गैप को पाटने के लिए क्या है हमारे पास? सरकार है। इस गैप की पूर्ति कौन करेगी? सरकार करेगी। मतलब सभी मुद्दों की जो समाधान करने वाली सरकार है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से भी शांति संबंध स्थापित, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सरकार ही करती है। हमारे देश के पड़ोसी हैं, हमारे देश के पड़ोसियों में हमारा नाम है, जिसे हम दक्षिण एशियाई संगठन वाले देश हैं। दक्षिण देश एशियाई संगठन समझ गए, जिसका नाम सार्क है, मछली वाला नहीं, हाँ समझ गया, शाबाश। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के निर्माण, जो हमारे लोगों की जिम्मेदारी उठाने का काम किसका है? सरकार का है। तो उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को क्या मिले? पर्याप्त भोजन मिले, अच्छी सुविधा मिले, आवास मिले, और जब प्राकृतिक विपदा आ जाए, भले वो सुनामी हो, भूकंप हो या फिर किसी भी तरह की सरकारी पीड़ित लोगों की सहायता करने वाली जो सुविधाएं हैं वो कौन मुहैया कराती है? सरकार। तो सरकार, अगर कहीं कोई विवाद होता है और कोई अपराध होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय। इतनी बात शायद समझ वो कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना है कि सरकार के 3 प्रारूप हैं, पालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, पालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लिखना चाहे लिख सकते हैं, पालिका, विधायिका और न्यायपालिका, मतलब कि एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब कि न्यायपालिका। ठीक है काजल, क्लियर हो रहा बच्चे? आप सबको भी क्लियर हो रहा होगा जो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भारत के लोगों के लिए सरकार का काम क्या है? सरकार का कार्य देखा जाए तो वो समस्त कार्य हैं जो भारत की सीमा के अंदर हो, चाहे भारतीय संबंधित या से सरोकार रखने वाले वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंधों में जैसे कि विभिन्न देशों की सरकार से हमारा देश क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, और इसी को हम बायलैटरल और या इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, द्विपक्षीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? द्विपक्षीय संबंध या। और हमारे देश में आपने देखा होगा हमारे देश की स्थिति क्या है? हमारे देश की स्थिति साउथ एशिया में सबसे बड़ी है। साउथ एशिया में हम अव्वल नंबर के हैं, और इसी अव्वलता को हमें बनाए रखना है। और अब तो हमें विश्व में अपनी विजय पताका भी लहराना, हम विकासशील के आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य में शामिल हो जाए, यही हमारे देश की सरकार की जरूरत है। हम भारत के लोगों ने पैंडेमिक में भी ये चुनौतियों का सामना किया, और अपने देश में शायद उतना जितना दूसरे देशों का नुकसान हुआ उतना तो नहीं होने दिया, जनधन की हानि उतनी
नहीं हुई है, परंतु अब भी भरोसा ये है आने वाली जो आज वेव्स के अंदाजा लगाया जा रहा है उसको भी बचा के रखना। ऐसे नहीं कि हम बड़प्पन में रह जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शायद आपको ये जानकर अचरज रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सारे काम करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में सबका शामिल होना जरूरी है। मतलब हमने इसके लिए पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल को अपनाया। इसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब भारत सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है क्या? तो भागीदारी करवाई हमने। क्या करवाया? भागीदारी करवाई, पारदर्शिता करवाई। इसके लिए एक शब्द याद रखना, भारत सरकार ने अपने आप को स्मार्ट बनाया। क्या बनाया? स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिखो सिंपल बनाया। एस मतलब सिंपल, एम मतलब मोरल, ए मतलब अकाउंटेबल, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल और टी मतलब ट्रांसपेरेंट। बात समझ में आई? एस मतलब सिंपल, मोरल या मॉडल, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता बनाने के लिए हमारे देश में हमने कानूनों को इतना सरल और बनाया जिसमें हमने सिटीजन चार्टर और तो और सन 2005 में बच्चों हमने अपने देश में आरटीआई अधिनियम लेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार, क्या है वो? सूचना का अधिकार। इससे हम पारदर्शिता ला पाएंगे कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमारे देश में इन सब के लिए जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके और नियमों की जरूरत होती है और जो सब पर लागू। ऐसी स्थिति में उदाहरण के लिए अगर मैं मान लूं कि संसाधनों के नियंत्रण करना हो, किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, कौन सा टेंडर सही है और कौन सा टेंडर गलत है, तो ऐसी स्थिति में हम देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसकी क्यों जरूरत है? देश सुरक्षित नहीं, नागरिक सुरक्षित। तो ऐसे में वो सुरक्षित महसूस कर सके वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों लोगों पर लागू कराती है। बढ़े तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में कानूनों की भी जरूरत है और पीएसयू की भी जरूरत है। पीएसयू मतलब ऐसे लोग जो कि एक अलग रूप से उत्पादन की श्रेणी में लगे हुए हैं और जिससे हम बिजनेस मतलब वाणिज्य गतिविधियों को रूप देते हैं। समझ में? जैसे नाम सुना होगा आपने, हमारे पास नवरत्न है, ओएनजीसी, बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, भारतीय रेल डिपार्टमेंट के तौर पर अलग अलग गतिविधियों को हमने कार्य के वर्गीकरण से बांटा है। क्या किया है हमने? कार्य का बंटवारा कर दिया है और कार्य के बंटवारे से सबको अलग अलग काम सौंप कर हमने क्या किया है? नियंत्रण का काम, हमने समन्वयन का काम किया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में आपको समन्वयन कहाँ दिखता है? आप जानते हैं समन्वयन क्या होता है? ये बताएगा? समन्वयन का इंग्लिश में वर्जन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है? जानना चाहूंगा। देखो, आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहूंगा ना कि आपको क्या पता है। इसका तात्पर्य दूसरों को कोऑर्डिनेट करना। मैं आपको बताता हूँ, चलिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पहले से ही काम को बांटकर उनका पुनरीक्षण करना। जैसे मान लीजिए आपको आज यहाँ 10 बजे आना था और अगर आपने अलार्म 7 बजे का लगाया तो ऐसी स्थिति में समन्वय करना इसकी जवाबदारी आपके वाहन, मतलब कि आपको पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही अपने कार्य को बांट देना। सही बताइए, समन्वय है कि नहीं? तभी तो समान रूप से उसका अन्वय होगा तो समन्वय होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया कि जब तक हम पहले से प्लान ना हो, जैसे मान लीजिए गाड़ी में हम स्टेपनी क्यों रखते हैं? पर आगे के समन्वयन के लिए, कोई काम बिगड़े नहीं जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सही बताइए, हमें राइट? तो ऐसे में हमारे देश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं इसका मतलब सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, सरकार अच्छे ढंग से काम कर सके इसकी जरूरत होती है। देखिए, क्या रेलवे लाइन में समन्वय जरूरी है या बिना समन्वय के रेलगाड़ी? विभाग सबसे बड़ा विभाग है हमारे देश का। कौन सा विभाग? विभाग। इस वजह से इसका बजट हमने
जो बनाया 1921 से हमने अलग कर दिया, 1921 से अलग कर दिया। एक वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमने सबसे पहले जब इस विभाग का वर्गीकरण किया तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो ऐसे में हमने रेल बजट अलग बनाया, परंतु अब भारत में आम बजट बनता है। क्यों? क्योंकि रेलवे बजट में अब जो चीज़ें थी उनको हमने आम बजट में शामिल कर लिया। यार बच्चे, इससे पहले आपने सुना होगा रेल बजट आता था कि नहीं अलग से? ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो ऐसे में हमारे देश में जो भी काम हो रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, और इस व्यवस्था में आपको ये सब सुविधा दिलाने के लिए काम कौन कर रही होती है? सरकार। अब हम समझेंगे कि भारत सरकार भारत के द्वार कैसे आती है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी 1911 में। कब बनी? 1911 में। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी अपने आप में प्रचार हो गया, परंतु इस प्रसारित के क्रम में, इसको बड़े होने के कारण हमें इस देश की इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बोल रहा हूँ, बोलते हैं इसको नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें हमने देखा कि हमें अब विकास की और जरूरत पड़ रही है। इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, हमारे सेंट्रल सिटीजन्स को सुविधा देने के लिए हमने अलग अलग आवागमन के सुविधाएं देने के लिए, जैसे मेट्रो रेल कारपोरेशन सन 2000 में ही स्टार्ट किया 25 दिसंबर को। क्लियर? ऐसे में मेट्रो रेल क्या बनाया? मेट्रो रेल बनाया। क्या बनाया? मेट्रो रेल कारपोरेशन बनाया, जो कि स्थायी रूप से आज इतना विकसित हो गया है। इसके कई अन्य राज्यों में भी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसी के देखा देखी या अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इसकी सफलता के बाद ई श्रीधरन साहब इसके इंजीनियर थे। डिजाइन कौन किया इसका? पहले चेयरमैन ऑफ डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ई श्रीधरन साहब थे। कौन थे? लिख लो। कौन थे? ई श्रीधरन, जिन्होंने डीएमआरसी की संकल्पना बनाई और सक्सेस लिया। मतलब समय से पूर्व ही इन्होंने डीएमआरसी को उद्घाटन करने के लिए। श्रीधरन, क्या नाम बताया बच्चे? श्रीधरन, लिखो श्री ई डॉट ई बड़ी डॉट श्रीधरन, ठीक है? घर पे जाके भी देखना, परंतु अभी हिंट जरूर लिख लो। ओके बच्चों, नई जानकारी मिल रही है आपको? शाबाश। तो इस श्रीधरन की इस संकल्पना ने भारत में ये जो आप मेट्रो रेल कारपोरेशन देखते हैं, मेट्रो की कार्य प्रणाली को बनाया कोरिया से लाकर, और हमारे देश में अब ये असेंबल होने लगी है। मतलब हमारे देश में बेंगलोर में अब हम इसके कई पार्ट्स बनाने लगे। मतलब अगर देखा जाए तो भारत के लिए, भारत अगर खुद मेड इन इंडिया बन जाए कोई प्रोडक्ट या कोई भी जरूरत का सामान, तो उससे अच्छा क्या होगा? बढ़िया होगा। तो इसके लिए हमने अपने लिए नीतियों का निर्माण किया, और ये जो आज वर्तमान सरकार देख रहा है, इससे पूर्व की सरकार सभी ने काम तो किया है, परंतु यस व्यवस्थाओं के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर किया। मतलब बिन जनता के या नागरिक के हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही सरकार जनता कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि लोक प्रशासन जो भी हमारा है, उसमें जनता भी शामिल है और सरकार भी। मतलब लोक के मतलब यहाँ दो है। लोक का मतलब, पब्लिक का मतलब दो है। पब्लिक का मतलब सरकार भी है और पब्लिक मतलब जनता भी है। बात समझ में आ रही? बुझा? क्या हो रहा बच्चे? तो ऐसी स्थिति में सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों का इंतजाम करती है, कार्य करती है। ऐसे में अलग अलग स्तरों पर, वो भले कौन कौन से स्तर हो, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या केंद्र स्तर, इन तीनों लेवल पर काम करने के लिए, मतलब कि हमारी नई दिल्ली से किसी भी राज्य सरकार तक, और फिर छोटे से छोटे गांव में पहुंचने वाली सरकार स्थानीय सरकार। स्थानीय मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या नाम है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों नाम है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? मतलब कि नगरीय स्थानीय रूप पर एक रूप में ऐसा दिया जाए जहां के लोग वही की अगुवाई करें, वहां का नेतृत्व करेंगे, तो उनको ज्यादा जरूरत का पता लगेगा। इस वजह से उनको राज्य की सरकार तक देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने बच्चों जो स्थानीय सरकार बनाई,
और इसी स्थानीय सरकार में हमने दोनों प्रारूपों को, वो भले ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों जीवन को सही बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 73वां संविधान संशोधन बना दिया और इसके लिए हमने क्या किया, 74वां संविधान संशोधन बनाया। ठीक, और इसके लिए हमने इसके लिए अलग विषय ही लगा दिए गए, मतलब ये 29 तरह के काम इनको सौंप दिए, और इनको सौंप दिए कितने तरह के काम, 18 तरह। सही बताइए, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यहीं पर क्लासिफिकेशन समझ में आया। मतलब हमारे पास केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय लेवल पर ये दो सरकारों का चेहरा है। दोनों तीनों मिलकर समन्वय करके मांग कैसे आएगी, यहां से आएगी या यहां से आएगी। भारत की जनता कहाँ रहती है, जैसे है समझ, और किसी न किसी राज्य में बसती है, और हर राज्य की समस्याओं का अनुकरण या उनको समाधान कौन करेगी, केंद्र सरकार। इसका मतलब स्थायी सरकार कौन है, केंद्र ही भारत के जिम्मेदार है। पूरे संपूर्ण भारत का जो पूरा वर्ग क्षेत्रफल में आपने भौगोलिक सीमा देखी, मतलब हमारा देश है। भूभाग को क्या कहते हैं, देश। क्लियर, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की संरचना में पूरे भूभाग में किसका राज्य है, भारत सरकार। क्या है, भारत सरकार है। भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, अपने आप आ गया। जबकि राज्य का स्तर राज्य पर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार, केरल सरकार। बात समझ में आई। स्थानीय सरकार में आपको स्थानीय जिला सरकार को देखना होगा, जनपद लेवल पर देखना, ग्रामीण सरकार। अब देखिए, शहरी सरकार को हमने नगर पालिकाओं, नगर निगमों में बात वर्गीकृत है। नहीं, एक और प्रारूप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा बात से, भले इस किताब में नहीं लिखा होगा, परंतु क्या लिखा होगा, कंटोनमेंट एरिया, छावनी क्षेत्र होते हैं ना, छावनी, कैंट एरिया, आगरा कैंट, अंबाला कैंट, सुना है कि नहीं, झांसी कैंट, नहीं सुना तो लिख लो। क्या है, ये छावनी एरिया है, जहां पर हम अपने आर्मी मैन को तब तक के लिए रखते हैं जब तक कि उसकी जरूरत बॉर्डर पर नहीं हो, शाबाश, बाउंड्री पर ना पड़े या बॉर्डर पर ना आ जाए। क्लियर, बात समझ में आई, धीरे से समझेंगे। ऐसे स्थिति में हमारे देश के लिए ये जो सरकारें हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कार्य जो जानेंगे, उनके लिए हमने बताना है कि हमारे देश में प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह का है। जिला स्तर पर हमारे देश में कहोगे तो मैं बड़ा कर दूं कि हमारे देश में जो भी चीजें हो रही हैं, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना ना कि तेल लगाना, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना। इससे पहले सन 2000 में राज्य बने थे, सन 2000 में 3 राज्य बने। 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश, जो कि टूटकर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बिहार 2 वर्गों में बटा गया, 2 राज्य की स्थापना हुई झारखंड के साथ सन 2000 में, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, इसका नाम उत्तराखंड है, पहले उत्तरांचल रख दिया गया, क्या नाम था इससे पूर्व, उत्तरांचल था, आज उसका नाम उत्तराखंड। शाबाश, हम नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संजो रहे हैं, हमें राइट काजल। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरे देश के प्रशासन को, प्रशासनिक है, अब हमने क्या बना दिया, लद्दाख को जम्मू से अलग, जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके लद्दाख बना दिया। तो ऊपर से देखो, तो आपको अगर एग्जामिनर पूछे तो बता दोगे कि अब हमारे देश में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, शाबाश, तो यही हमारा देश बसता है, ठीक है। ऐसे स्थिति में ये 28 के 28 राज्य के नाम, राजधानियों का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, वो लाजमी होगा, सरकारें अलग अलग राजधानियां के साथ काम कर रही हैं, और उनकी अपने अपने विधानमंडलों के द्वारा उनके अपनी खुद की नीतियों का निर्माण कर। तो हमारे देश में काय की जरूरत होगी, मतलब कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन तीनों में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा
कि हमारे देश में केंद्र ही सबसे बड़ा है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। हमारे निर्णय कहाँ झुके हुए हैं? अगर कोई राज्य सरकार काम नहीं करेगी तो कौन करेगी? सरकार। आपने नाम सुना होगा, एक राष्ट्रपति शासन लग जाता है, लगता है ना, किसके हाथ में आ जाती है बागडोर राज्य की? केंद्र के ऊपर। केंद्र केंद्र का मुखिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने वाला कौन है? जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में ये समस्त या सकल भारत के लिए, लोगों के लिए बनाई गई सरकार और उसके कानून दोनों ही पूरे संपूर्ण भूभाग में लागू किए जा सकते हैं, जैसे रेल। अब मैं आपको यहाँ और बता दूं कि केंद्रीय स्तर पर हम लगभग 100 प्रकार के काम करते हैं, राज्य स्तर पर हम लगभग 66 तरीके के काम करते हैं, और दोनों स्तर पर, जिसको हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची, उसमें हम 40 से ऊपर के काम, लगभग 44। याद रहेगा, 100 काम केंद्र सरकार, 66 काम और 44 काम दोनों मिलकर करती है, समवर्ती। मैं आगे बताऊंगा कब डिटेल्स। ये हमने हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये बंटवारा कहाँ किया गया है? अनुसूची नंबर 5 में। कौन सी अनुसूची में? क्लियर? बंटवारा। चलिए, नंबर अभी मत रखिए, ठीक है, नंबर जब आएगा तो मैं अपने आप बताऊंगा, ठीक है। आपका नंबर अभी यहाँ है। सच बताइए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो मुझे बताइए, सरकार कानून कैसे बनाती है? सरकार कानून संसद में बनाने से पहले उसकी मांग आती है, और मांग के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्लियर? इसे हम संसदीय कार्यवाही में पढ़ेंगे संसदीय कानून। तो चलिए, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। इसे हम विधि और न्याय का संविधान कहते हैं। विधि और न्याय का संविधान सिद्धांत कहते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, और सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ताकत ऐसे होती है कि लोगों को बनाने के लिए बाध्य किया जाए। क्योंकि अगर काम लोग नहीं मानेंगे तो फिर सरकार, जो न्यायपालिक व्यवस्था है, वो उसे दंड देती है। सही बताइए, कोई गलत तो नहीं समझ में आ रहा? तो ऐसे में उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं चला रहा है बिना लाइसेंस तो पकड़कर उसका चालान। देखो कितने हो गए इसके। तो इसलिए क्योंकि हमें रोज वास्ता पड़ता है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई लाइसेंस के बगैर गाड़ी पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है या सजा देनी होती है, सजा काटनी। किसी दूसरे के कानून को लेकर यह विचार कीजिए, लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है? अगर आप अपने घर के कानून नहीं मानते तो दूसरे के घर का क्यों मानोगे? ठीक है ना? तो ऐसे में आपको कानून का मतलब है सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए, तो कैसे कदम उठाए जाने चाहिए? इसको सारी की सारी मांग कहाँ रखी जाती है? प्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका, प्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका में फिर नीति बनेगी तो फिर सरकार क्रियान्वयन के लिए तैयार हो। समझ में आ रहा? क्या हुआ बच्चे को? जहां जहां पॉइंट में बोलूं लगे उचित तो लिखना। तो ऐसे में सरकार कई प्रकार की है। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन कराने के लिए, उन्हें बाध्य बनाने के लिए शक्ति कौन देता है? लोकतंत्र और गणतंत्र। कौन देता है? क्या हुआ बच्चे? वास्तव में मैं यहाँ आपको अभी सपोर्ट कर देता हूँ कि हमारे देश में जो पुराने समय से क्या चली आ रही थी सरकारें, राजतंत्र सरकार थी, अब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जो राजा का काम राजतंत्र में होता था, तो अब गणतंत्र का मुखिया कर रहा। राजतंत्र में जो राजा का काम होता था वो गणतंत्र में मुखिया कर रहा है। और हमारे देश का मुखिया कौन है? भारतीय राष्ट्रपति, जो कि चुना हुआ है। कैसा चुनते हैं राष्ट्रपति को? इलेक्टेड। चुनाव होता ना राष्ट्रपति का, अभी चुनाव हुआ था हमारे देश में, और राष्ट्रपति द्रौपदी जी महोदया चुनी गई, द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में दूसरी तरह की सरकार जो पहले समय में थी,
सरकार चलाने की शक्ति राजा के पास थी और उसके सलाहकारों के पास क्या थी? सलाहकारों की। और अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास होती थी? तो बस राजा जो पहले निर्णय लेता था, अब कौन ले रहा है लोकतंत्र में? पति। जैसे उसके सिपाहकार या सलाहकार होते थे राजा के, उनको मंत्री कहते थे, अब इनके राष्ट्रपति के कौन है? बस। सही बताइए, बात समझ में आई? क्योंकि पहले राजतंत्र था, हम गुलाम थे महारानी के। महारानी एलिजाबेथ सेकंड हमारी कौन थी? 1857 से लेकर 1947 तक चली आ रही परंपरा थी। हम किसके गुलाम थे? राजतंत्र के। इससे पहले मुगल में भी क्या चलता था? सम्राट, वो भी एक राजतंत्र था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उससे पहले दिल्ली सल्तनत, उससे पहले छोटे छोटे राजा महाराजा, उससे पहले मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, सब सुना है आपने। मगध मतलब अवंतिका, छोटे छोटे 14 महाजनपद। देखो ऐसा, जब कोई क्षेत्र बड़ा हो जाए तो हम उसे महा कहते हैं, है ना। और राष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर उनका जो स्थायी बंदोबस्त था और वो मराठा लोगों की सरकार बनी। क्यों? क्योंकि वहां पर मराठी राज करते थे, तो उन्होंने अपने महाराष्ट्री भाषा में बड़े को महा बोला और अपने राज्य को राष्ट्र बोला, इसलिए बन गया महाराष्ट्र। क्लियर? ठीक, ऐसे पिक्चर नहीं दिखाते। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो कार्यवाही कर सकती थी वो पहले करती थी, अब क्या करेगी? ये पद्धति। और इस पद्धति का मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद होगा कि हम अपने प्रजा को, अपने देश की जनता को किस तरह से अच्छी सुविधा वाला दे सके, उसके प्राथमिक कार्यों की पूर्ति कर सके, उसकी जरूरतों को निपटा सके, उसके प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर तक जा सके, आर्थिक व्यवस्थाओं को चलाया सके, उसके स्वास्थ्य संबंधी रक्षा कर सके, उसके कई अधिकारों की रक्षा देने का काम कौन कर रही है? सरकार। तक क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में भारत की सरकार चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना चुनाव से ही हो सकती है। किससे हो सकती है बच्चों? चुनाव से। इसलिए अनुच्छेद नंबर 324 के हिसाब से हमारे देश का एक केंद्रीय स्तर पर क्या है? देश का अपना निर्वाचन आयोग है। ठीक है? ओके, जिसको भी याद ना हो तो लिख ले, बाकी बात में मेरा काम है। इस संविधान का चार्ट आपको एक एक याद हो जाएगा, नहीं बनाया है हमारे देश में संविधान का, अम्बेडकर जी ने बनाया होगा, परंतु ये वाला चार्ट तो मैं नहीं बनाया। ठीक है यार, बच्चे समझ में आ रही है? तो ऐसे में प्रतिनिधि को हम चुनेंगे इससे, चुनाव से। तो चुनाव की प्रक्रिया में अब मैं बताता हूं आपको, जरा मजा आएगा। थोड़ा सा देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हम सरकार को चुनेंगे तो हम चुनते हैं लोकसभा से। कहां से? लोकसभा या राज्यसभा। सरकार को चुनने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि लोकसभा में जनता की भागीदारी डायरेक्ट होती है, राज्यसभा में ये जिम्मेदारी इनडायरेक्ट होती है। सबको समझ में आ रहा है? को भी सबको आ रहा है? तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सरकार के लिए है, और राज्य में ठीक वैसे ही हमने राज्य विधायिका बनाई है। क्या बनाई है? राज्य विधायिका, जिसका नाम क्या है? राज्य विधानसभा। क्या नाम है? राज्य विधानसभा में भी हमने दोनों तरह की राज्यों की सभाओं को रखा है, विधानसभा, विधायिका को विधानसभा और विधान परिषद। क्या बनाइए? विधान परिषद बनाइए। विधानसभा में हमारे राज्यों में है, परंतु विधान परिषदें जो है वो कम राज्यों में है। जैसे राज्यसभा होती है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे पास जम्मू कश्मीर अभी चूंकि बनने वाला है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं राज्य बनने के बाद। लद्दाख में नहीं बना है, अभी चुनाव नहीं हुए, इस वजह से विधायिका। परंतु हम बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है विधान परिषद,
बिहार में है विधान परिषद, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है विधान परिषद, और तेलंगाना में बस राज्यों में क्या है भी है। लिख लोगे टुम्बकटी या टुम्बकटू, याद रखोगे। समझ में आई? कहाँ कहाँ जम्मू में बनने वाली है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। क्योंकि आंध्र प्रदेश से हटकर क्या बना है? तेलंगाना। क्या हुआ? समझ में आई? आपने आगे बढ़े। समझने की चीज नहीं है इसमें। बना है विधायिका, और विधायिका की एक और पैरेलल बॉडी क्या होती है? विधान परिषद। इसे बोलते हैं काउंसिल। ओके, आगे बढ़े। शाबाश। तो ऐसे इसी क्रम में हमेशा ऐसा नहीं था कि आप इनको चुन सके। हम क्योंकि भारत में बहुत ही गुलामी के बाद, मतलब बहुत बड़ी गुलामी के बाद आगे बढ़े थे, इसमें हमें अपने कार्यों को क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे बड़ी दुविधा थी, ठीक ही नहीं? कैसे हम विकसित होते, कैसे हम विकास कर सकते थे। ऐसे में हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही हमारे पास टेक्निक थी, ना ही हमारे पास साइंस की मदद थी। धीरे 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 से ही हम आज हमारे इसरो की स्थापना करके कम पैसे में भी हम ज़्यादा जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहे हैं। कारण है हमारी स्थायी इच्छा शक्ति, हमारे पास विल पावर है, हमारे पास सबका सहयोग है और सबका विकास। ऐसी स्थिति में जिनके पास संपत्ति होती थी वो बड़े पढ़े लिखे हो जाते थे, वो लोग राजनेता बन जाते थे, वो लोग वकील बन जाते थे। और आपने देखा होगा स्वतंत्रता से पहले हमारे वकील ही राजनेता बन जाते थे। कांग्रेस में सबसे ज्यादा दबदबा किसका होता था? वकीलों का। क्लियर हुआ? ऐसी स्थिति में भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार प्राप्त था। परंतु अब जब हम स्वतंत्र हुए, गणतंत्र हुए, गणतंत्र की स्थापना, हमारे देश की रक्षा के लिए हमने बनाया सरकार, सरकार के लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना। हमारे पास संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था को हम, सदन के दो भाग हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिए। संसद के मतलब संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? और सदन कितने तरह का है? 2 तरह का सदन है, लोकसभा और शाबाश, बात हुई ना। तो ऐसे में अब हमारे पास क्या है? गांधी जी और बाकी अन्य नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को, जिसके पास पैसा है वो वोट डालता था, आपने सुना होगा, है ना? भाई ये इनकी तरफ से जा रहे हैं, रियासत की तरफ से, राजा की तरफ से। हम संविधान सभा पढ़ेंगे तब और आएगा अगली एनसीईआरटी में। तो ऐसे में 1931 में पहली बार मांग उठी और इसी मांग को वोट देने से संबंधित थी। इसमें जिसके पास संपत्ति नहीं थी, क्योंकि जिसके पास होती थी वो वोट देता था, जिसके पास संपत्ति या गरीब होता था वो वोट देने का अधिकार नहीं रखता था। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी थी कि हम अपने उस गरीब आदमी को भी वोट देने का अधिकार दे सके। तो लोकतंत्र की सही स्थापना के लिए संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी थी। यूरोप हो या अमेरिका, मताधिकार का प्रयोग वहां तो हो रहा था, परंतु सबसे पहले बिगुल बना प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर? ये धीरे धीरे कैसे विकास हुआ और महिलाओं के लिए लड़े। हम सब लोगों ने महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया और ऐसे में हमने जो उनकी क्षमताएं थी, जो गलत रूढ़िवादी धारणाओं में फंस गई थी, उन महिलाओं को भी, मतलब अबलाओं को सबला बनाने का प्रयास। ऐसी स्थिति में हमारे पास मताधिकार के आंदोलन के लिए इन सभी महिला वर्गों ने भी हमारी सहायता की और क्रांतिकारी महिलाओं को तो जेल और भूख हड़ताल पर भी बैठने को मजबूर कर दिया। अरुणा आसफ अली हूँ, आसफ अली, डॉक्टर अरुणा आसफ अली, जिन्होंने खासतौर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेडियो की भूमिका अदा की थी। भूमिगत होते हुए भी उन्होंने इस देश को सफलतापूर्वक आज़ादी देने में मदद किया। हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आगे तक के लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़े हैं कि नहीं? कई वीरांगनाएं जिनके नाम भी अभी इतिहास में नहीं मालूम है, परंतु अपना बलिदान तो दिया। ठीक है, कई नाम ऐसे होंगे जो इतिहास की किताबों में ताके, परंतु कई बेनाम या गुमनाम भी तो होंगे। सही बताइए? सलमान खान
ठीक। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अमेरिका में वोट डालने का अधिकार जब भी मिला, परंतु हमारे को थोड़ा देर हो गई, हुई है कि नहीं? ठीक है, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हम जब गणतंत्र बनाए तब तक हम जीत लिए थे ये जंग। जीत लिए थे कि नहीं? इसकी जंग, महिला हो या पुरुष, मताधिकार सबके लिए। 18 वर्ष तक के लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा ताकत, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 साल की पूरी उम्र होना चाहिए, मत देने का अधिकार। फिर धीरे धीरे करके आज की परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति बताऊंगा कि नहीं मैं। हाँ, पहले जो 18 साल शादी की वयस्क थी, वो शादी की उम्र बढ़ाई है, वयस्क की नहीं। यार ये तो नेचुरल फिनोमिना है बच्चों। जब आप 12वीं पास कर लेते हो, 1 साल बाद ही आप 18 के हो जाते हो, ठीक है ना? इसे सब दिमाग लगाया करो। हाँ सर बोल रहे हैं और याद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं क्या बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो यंग इंडिया में छपा था, भारत के लोगों को अब वोट डालना आवश्यक करना है, इस वजह से गांधी जी ने 1931 में ये मुहिम शुरू कर दी थी। तो अब आपको ये समझना है कि हमारे देश में इस भागीदारी के लिए, मतलब कि हमने चुना और चुनकर जो लोकतंत्र बनाया, वो वास्तव में क्या है? जनता। सही बताइए, किस प्रिंसिपल पर काम कर रही है? जन भागीदारी के प्रिंसिपल। अच्छा लग रहा है आज, और अच्छा लगा। ऐसे में लोकतंत्र भारत में क्या है? लोकतंत्र भारत में इस व्यवस्था को लड़ने में जो हमने लड़ाई लड़ी है, उसमें हम सभी वर्गों का सहयोग रहा है। इस सहयोग में संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। क्या? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके सरकार चयन कर चुनाव कर। जैसे हमने प्रधानमंत्री चुना, अपने प्रतिनिधियों को चुना, उन प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उसको अपॉइंट किया, नियुक्ति दी और नियुक्ति के साथ शपथ दिलाई। ऐसे ही राज्य सरकार में। अब समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जो मुख्य बातें हैं वो क्या है कि हमारे देश में लोकतंत्र का जो काम है वो क्या है? भागीदारी। क्या है? पार्टिसिपेशन। जनता की भागीदारी चुनाव के समय, जनता की भागीदारी प्रश्न के समय, जनता की भागीदारी सुविधाओं को देने में। चलिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, सुविधा तो सभी लेते हैं, परंतु टैक्स भरने में भी भागीदारी चाहिए बच्चों। हमारा देश का आम नागरिक कहाँ जी चुराता है? टैक्स भरने में। जबकि इनडायरेक्ट तो मिल ही जाता है। आप कपड़े लेने जाओगे तो टैक्स तो लगेगा भैया, खाना खाने जाओगे तो जीएसटी लग रही है। हमने एक कर बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना कि नहीं? अब बात समझ में आ रही है? जिससे कि पहले दुविधा होती थी, कौन से में लगना है, कौन से में नहीं लगना है, कितने में क्या लगना है। अब हमने सबके स्लैब, बात को पकड़ने की कोशिश करिए। आपको क्या बताना चाह रही है? छठवीं के माध्यम के या छठवीं में जो आप पढ़े उसको आप छटाई नहीं रह जाना है, आपको कैसे काम करना है, इस तरह से छांटने का। क्लियर? तो लोकतंत्र क्या है? सीधे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। क्या होती है? सीधी जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। मतलब जो लोकतंत्र है वो राजतंत्र से जरूर निकला, परंतु राजतंत्र पे भारी है, राजतंत्र पर भारी। हमारे पड़ोसी देशों में भी बता दूं, नेपाल में पहले राजतंत्र था, अब बोल हाँ लोकतंत्र। हमारे भूटान में भी पहले क्या था? राजतंत्र था। आज क्या है वहाँ? हमारे देश में 1947 के बाद लोकतंत्र की स्थापना 50 में कर, आजाद हुए और गणतंत्र हुए, गणतंत्र से ही हमने आजाद बुगल बजा दी और लोकतंत्र की स्थापना की। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? तो ज्यादा स्पीड तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि सरकार क्या करते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया क्या है?
हम जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और प्रतिनिधि ही सरकार के मुखिया का चुनाव करेंगे। अब समझ में आया? क्या जहाँ समझ में नहीं आया पूछना जरूर बच्चों, जिससे कि आपको स्थायी रूप से इस चीजों को समझ में आए। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अलग अलग काम। सरकार शब्द जो आपने समझा उसमें महिला को अधिकार, लोकतंत्रात्मक सरकार जो कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे, इससे प्रश्न छोटे छोटे आपके गूंजने चाहिए और उनके उत्तर समाधान होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो ऐसी स्थिति में ये अध्याय आपको शायद सरकार के बारे में समझ में आए। सरकार क्या है पूछे तो सरकार हमारे देश में स्थायी रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है, तभी इसे हम लोकतंत्र का, इससे पूर्व में लोकतंत्र से पूर्व हमारे देश में राजतंत्र था जिसमें राजा ही निर्णय लेता था। तो निर्णय किसका होता था? और आज निर्णय लोकतंत्र का मुखिया लेता है। तो निर्णय कौन लेता है? जनतंत्र का मुखिया राष्ट्रपति, लोकतंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री। चलिए, लोकतंत्र जो है उसकी सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार के कई तत्व होते हैं, परंतु मुख्य तत्व क्या है? ऐसे में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, भागीदारी, हाँ बोलो, हाँ, सरकार अपने प्रारूप है, प्रकार नहीं, क्या लिखेगा? प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर भाई, क्यों भाई? अंग है ये, जैसे मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये ले, तो मेरे हाथ में क्या है? ये देख, एक तरफ क्या है? केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार, दोनों मानेंगी तो सही होगा काम, नहीं तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वो अभी वेस्ट बंगाल में क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? वो केंद्र सरकार उसकी बात नहीं मान रही, होता है कि नहीं? जिसमें अब वो बोलते हैं कि इसमें हमारी सरकार नहीं है, तो भैया सरकार तो सबकी सरकार होती है, मैं राइट और नॉट? शायद समझ में आया। क्या नाम है आपका? सलमान। तो मैं नहीं भूलता, ठीक है सलमान? तो ऐसी स्थिति में अपने नाम के साथ काम करिए। अपने सलमान का मतलब मालूम है क्या होता है उर्दू में? इसका अर्थ क्या होता है सलमान का? हाँ, तो भगवान इतना नहीं मालूम मेरे से अकेले में। ठीक है, ठीक है, अभी ऑनलाइन वालों को पता लग जाएगा ना, वो सलमान खान के पास चले जाएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, है ठीक? तो ऐसी स्थिति में हमारा देश खासतौर से जो इसकी स्थिति है, इसके मुख्य तत्व को हम इसी स्थिति के साथ देखेंगे जैसे हमने विविधता के क्रम में देखा। भारत में समस्याओं का समाधान, समता, न्याय सबके लिए अगर लोकतंत्र व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? यहाँ देखिए, एक छोटा सा देश है, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्या कॉन्टिनेंट है? नीचे होने के कारण इसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते हैं। ऐसे तरह के लोग होते हैं, दो तरह के, गोरे और काले। आपने क्रिकेट में देखे होंगे गोरे ही गोरे हैं, है ना? और जब अंग्रेज यहाँ पर गए होंगे राज करने, अर्बन या दक्षिण अफ्रीका के किसी भी क्षेत्र में, हमारे यहाँ से भी गए थे कौन? साउथ अफ्रीका, हमारे देश से। यस, भूल गए जिनको तमाचा कहाँ पड़ा था, तो फिर जिनको रेल से कहाँ से उतार दिया गया था, है ना? जब वो जा रहे थे तो रेलवे की टिकट फर्स्ट क्लास की। तो हम पढ़ेंगे अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अगर हमारी त्वचा का रंग सांवला है तो हम भारतीय हैं, है ना? एक गाना भी आपने सुना होगा, काले गोरे का भेद नहीं,
हर दिल से हमारा नाता है। इसका मतलब हमारे देश के लोग दोनों पे हैं, काला हो या गोरा, हमें भेदभाव नहीं करना है। बहुत अच्छा गाना है, सुनना कभी। ठीक है? ये प्रीत जहाँ की रीत सदा। ठीक, चलिए। तो ऐसे में फ्रांस, जो मतलब अलग अलग जगह पर, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि गांधी जी का है, और यहाँ एक दक्षिण अफ्रीका की एक लड़की है जिसका नाम है माया नायडू। एक दिन पुराने बक्सों में काम कर रही थी, अपनी माँ की मदद कर रही थी। स्क्रैप बुक मतलब कि जो पुराने रजिस्टर होते हैं, उनमें उसने एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर को जब उसने देखा तो बहुत सारी तस्वीरों को देखकर एक नाम उसको दिखा जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन। वो उसका दोस्त था। उसको पुराने दिन की याद आई। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले, सबसे पहले रंग भेद कानून बना। त्वचा के कारण हम नस्लों को बिगाड़ दिया, कालों को गरीब और गोरों को अमीर बना दिया, सिर्फ त्वचा के रंग। जिसे हम रेशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, रंग, नस्ल भेद क्या बोलते हैं इसको, नस्ल का। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हमारे देश में दक्षिण भारत है, वैसे ही अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। हमारे यहाँ भी दक्षिण में क्या है, लोग काले, परंतु वो भारतीय है। परंतु यहाँ पर डॉक्टर पीटरसन की बात यहाँ इसलिए है क्योंकि उसको गोली मार दी गई थी, और माया को बड़ा झटका लगा। माया की माँ ने समझाया, इस गोरे कालू कानून के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को मारा गया। इसमें भेदभाव से सिर्फ चमड़ी के, त्वचा के। हाँ, काले लोग कमजोर, गोरे लोग तगड़े। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे बेमनुष्यता फैली। इससे क्या फैली, बेमनुष्यता फैली। शब्द कठिन तो नहीं लग रहा? तो ऐसे में हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, आपको बुक में दिखाया गया माया और उसकी मम्मी किस तरह से पुराने दिनों को याद करती है, क्योंकि ये दोनों इस रंग के हैं। ठीक है? पिक्चर में दिखाया गया है कि प्रजातियां दो वर्गों में बटी हुई थी, गोरे और काले, श्वेत। अब इसमें भारतीय अलग थे। जब अफ्रीका गए होंगे लोग, डरबन गए होंगे, ठीक है, जोहान्सबर्ग गए होंगे, वहां पर क्या दिखा होगा, एक तो काला, गोरा, और एक बीच में ये मुख्य भारतीय। हाँ, ना वो काले में ना गोरे में। अब तो कंफ्यूजन। अरे कहीं भाई, तो ऐसे में एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। भैया ना तो तुम काले में हो, ना कहीं गोरे में हो, फिक्स कल्चर के आदमी हो। हाँ, तो ऐसे में आम सुविधाएं भी इंडियंस, यू ब्लडी इंडियन के नाम से जाने जाने। ठीक है? क्योंकि भाई तुम ना तो काले में हो ना गोरे में, ना तुम दास स्वीकार करते हो, ना तुम राजा बन सकते, ना तुम बड़े हो ना तुम छोटे, मध्यम क्लास के आदमी हो, मध्यम दर्जे में चलो, क्यों अव्वल में चढ़ रहे हो? तो ऐसे में काम के हिसाब से नहीं, उसकी रंग के हिसाब से किया गया। दक्षिण पश्चिम में भी एक शहर था दक्षिण अफ्रीका के, जिसका नाम था सोबेटो। वहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, तो वहां पर एडजस्ट होने लग गए भारतीय, क्योंकि पूरा गहरा काला अपने से थोड़े से सामले को एडजस्ट कर लेगा। अच्छा है ना, मेरे पास मिल रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कठिनाई तो नहीं समझने में आपको? शाबाश। तो ऐसे में वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। अफ्रीकांस, अंग्रेजी नहीं, अफ्रीकांस मतलब अफ्रीकन भाषा। और वहां स्कूल में हेक्टर जब पढ़ता था तो उसको वहां भाषा सीखने को मिल गई, क्योंकि हेक्टर कैसा था, सांवला। माया की मम्मी बता रही है ये स्टोरी। तो ऐसे में ये पूरे के पूरे श्वेत लोगों की कहानी अलग है, और काले लोग अलग, और भारतीय लोगों की अलग। भारतीयों पर क्या हुआ होगा, इसी को सबसे पहले गांधी जी ने उजागर कर दिया। टॉलस्टॉय आश्रम, हम सुना है? टॉलस्टॉय आश्रम में रहकर, यहाँ पर उन्होंने गांधी नगर के पास ही अहमदाबाद नगर में साबरमती की स्थापना की 1915 में। परंतु वो वहां पर प्रयोग करके आ चुके थे। हाँ जी।
यस, उसके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। मतलब काले लोगों की ट्रेन अलग, गोरे लोगों की अलग। तुम इस बोगी में नहीं बैठ जाना। समझ में आई? ये पिक्चराइजेशन है, बच्चों की किताबों में देखो मजा क्या है। ये पिक्चर दिखा कर क्या बताना चाहते हैं वो? बच्चे की पिक्चर मेमोरी के थ्रू समझा। आपको भी क्या करना चाहते हैं? पिक्चर मेमोरी से सीखो और याद रखो कंसेप्ट। बच्चों आज अच्छा लग रहा होगा आपको, और अच्छा लगेगा कल। तो ऐसे में देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के पास, और बेकार जिसमें बंजर हो वो, बस यहीं से अंतर। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ होगा। जमींदार लोग गोरे होते थे, मजदूर लोग काले, बेचारे काले कान। ये काला रंग सूरज भगवान की दे। जो जितना पसीने से काम करेगा, धूप में काम करेगा, तो उसकी त्वचा फेयर एंड लवली से तो नहीं हो जाते ना गोरे। अरे उतना तक भी मुझे तो नहीं लगता भाई, मैंने तो लगाने की कोशिश की, मैं तो वैसा का वैसा सांवला। हाँ नहीं करना चाहिए ना फिर। भले नींबू पानी लगा लो, पी लो, खीरा खा लो, वो ज्यादा अच्छा। गाजर खा लो, वो ज्यादा अच्छा। तो खैर, घटिया जमीन मिलती थी लोगों को। ऐसे में दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोबेटो। वहां पर ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ती गई, और इस बढ़ती लड़ाई में सबसे पहले जो था, अफ्रीकन सीखने का विरोध हुआ कि काला आदमी गोरा वाली भाषा कैसे सीख रहा है। अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ाया जाएगा इसको, लोकल डायलेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो 16 जून 1976 को वहां पर अफ्रीका में, हमारा देश अब तक लगभग अपने 25-26 साल मना चुका था स्वतंत्रता के। इसी समय में पैदा हुआ। तो मतलब 76 के बाद अफ्रीका में लड़ाइयाँ शुरू हुई काले गोरे की। परंतु अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता कौन, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, उन्होंने सबसे पहले इस भेदभाव के खिलाफ लड़े, और उन्हें सफलता कब मिली? 94। मैंने 12th कर लिया इसलिए याद रख पाता हूँ कि सन ना बोलना। 1994 में नेल्सन मंडेला नाम का ये व्यक्ति आज अफ्रीका का गांधी बन गया। बन गया। स्वर्गीय नेल्सन मंडेला साहब ने प्रजातियों के लिए लड़ाई लड़ी। लड़का, ठीक है। नेल्सन मंडेला आपने देखा होगा, मैं जब भी फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग लड़ाइयों का क्रम बना लेना है। भेदभाव के लिए हमारे देश में कई लोगों ने स्थापित की, ठीक है। ज्योतिबा फुले साहब हों, या हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ग की लड़ाई है कि नहीं। ऐसे ही अफ्रीका में वर्ग की लड़ाई महात्मा गांधी भी करके, ठीक है बेटा। संघर्ष की क्रम में आपको सबके नाम याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको संविधान के कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कभी समय पर बताऊंगा, ठीक है। सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाना। भारत में ये अवधि कितने साल की है? 5 वर्ष। और एक बार चुने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी तक संभव है कि वो दोबारा चुनाव लड़के आए। यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की क्या है, भागीदारी को अन्य तरीके भी हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा, सभा में भी भागीदारी है, परंतु उसको जनता नहीं चुनती है, विधायक चुनते हैं राज्यसभा का मेंबर। ऐसे स्थिति में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो ऐसे में आपको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करने के लिए जो सरकारें बनती हैं, उनकी मदद से आपको काम करते रहना है। अब मैं बात करूंगा कि भारतीय जो काम है वो क्या है। प्रश्न तो बहुत सहज है, सरल है। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव क्या था, रंग भेद की नीति क्या है, पहले रंग भेद की गोले और काले, और बीच में फिर वो भारतीय लोग समस्या। इतने रूप पर आपको याद रखना। क्या हो रहा है, इतनी बात आई शायद अब सबको ये भी शायद समझ में आ रही होगी। वरना आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को फिर से देखेंगे, तो जो चीज़ें अगर छूट भी जाती हैं तो ये अवेलेबल है साइट पर, ऐप्स पर है अवेलेबल। यूट्यूब पर भी आप सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं, या आगे जाकर जो को समझ सकते हैं। अब मेरा जो चैप्टर आएगा
मैं समझता हूँ आज अगर इतनी बातें समझ में आई हैं, तो स्तर पर कौन सी सरकार का केंद्रीय सरकार। इसमें संसद 2 अंग है और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। सदन के दोनों रूप हैं, लोकसभा और ठीक वैसे ही राज्य में क्या है, राज्य विधानसभाएं हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी। फिर बच्चे यार, ऐसे में पंचायती राज जो है तृतीय सरकार है। सरकार के बाद स्थानीय स्तर पर कोई सरकार है तो वो कौन सी है बच्चों? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण समाज को उनकी भागीदारी के साथ साथ, उनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनको उनकी अधिकार देने के लिए हमारे देश में 1992 में, सन 1992-93 में इस व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था देकर इसे एक अलग भाग के रूप में शामिल किया। और इस अलग भाग में खास तौर से हमने भाग 9 का ए पार्ट जोड़ दिया, जिसमें आर्टिकल जोड़ दिए 243 ए से लेकर जेड ओ तक, जेड जी तक। आर्टिकल नंबर 243 के तहत इस व्यवस्था को जोड़ दिया। समझ में सुनिए, तो हमने अलग अलग प्रारूपों में क्या किया? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन बनाया जो हमारा देश का था, परंतु अब हमने इसे भारत में पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयारी कर ली है। कौन से चुनाव? पंचायती राज। ये पंचायती राज चुनाव स्थापना के साथ ही इसको पहली बार पंचायती राज को स्थापित करने में जो सामुदायिक विकास योजना के तहत 1952 में 2 अक्टूबर को नागौर राजस्थान से शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब शुरू किया था 1952 में 2 अक्टूबर के दिन पंचायती राज स्थापना के लिए पहली बार कार्यवाही हुई। कहां पर? नागौर राजस्थान, जो पहले एक गांव था आज जिला बन चुका है। पहले गांव था आज, क्योंकि विकास का मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ। सबसे पहली बार संविधान ने जब 73वां संविधान संशोधन पालन किया, पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जिसने पंचायती राज्यों के तीनों स्तर पर कानून बनाकर राज्य स्तर पर लागू करवाया। पहली बार चुनाव हुए मध्य प्रदेश में 1992-93। अब हुए, क्लियर बेटे? उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम के लिए और स्थानीय शहरी सरकार के लिए 74वां संविधान संशोधन, उसमें भी मध्य प्रदेश अपने अव्वल नंबर पर आया। फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में हुआ। अभी जिन राज्यों की जनसंख्या 40 लाख से नीचे है, वहां पर इसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या पर है, वहां तो तीनों लेवल पर चुनाव करवाना आवश्यक है, जिनमें 3 लेवल कौन है? जिला पंचायत, जिला स्तर पंचायत, जनपद मतलब पंचायत, और तृतीय स्तर पर ग्रामीण सभा। यह हमारी रिकमेंडेशन जो है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन। देखोगे, देखो जो पॉइंट आता है लिखते रहना। क्या नाम मैंने बोला? बलवंत राय कमेटी के मुताबिक हमने पंचायती राज में 3 स्तरीय सरकार का गठन किया, 3 लेवल तय किए। कौन कौन से स्तर? जिला स्तर, जनपद स्तर मतलब जैसे हम ब्लॉक कहते हैं, और ग्रामीण स्तर। क्लियर? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर बताए थे। इन्होंने 2 स्तर बताए थे, बीच के स्तर को इन्होंने सही नहीं माना था। किसने? अशोक मेहता। जबकि बलवंत राय मेहता की कमेटी रिकमेंडेशन को मानकर हम भारत के लोगों ने अपने संविधान में 3 स्तरीय व्यवस्था को अपना लिया। बच्चे आ जाएगा तो कर दोगे, ऑब्जेक्टिव में क्या जाएगा तो कर दोगे, शाबाश। तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज हमें सरोकार देता है कि हम इस देश में, जहां पर वास्तव में हमारा देश कहाँ निवास करता है? ग्रामीण समाज में। और ग्रामीण समाज में सबसे बड़ी रूप लेती है कौन? पंचायत।
पंचायत में सबकी भागीदारी के लिए क्या है, हमारे पास एक सभा है, इसका नाम हमने क्या रखा है, ग्राम सभा। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है हमारे देश की, ग्राम सभा। लोकतंत्र की सांस जब अपने लेवल पर आती है तो वास्तव में हमारा देश अच्छे ढंग से स्वस्थ रहता है। ग्रामीण समाज को स्वस्थ कर दीजिए, अपने आप देश में उपज बढ़ जाएगी। सही बताइए, हमारी उत्पादनशीलता कहाँ से बढ़ती है, हमारे रॉ मटेरियल्स, हमारे गेहूं, चावल, दाल, अनाज कहाँ से आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि वहां पर होती है हमारी जल की सुविधा, वायु की सुविधा, जंगल है, जमीन है, कोई लड़ाइयाँ नहीं। और यहाँ जमीन के लिए, यहाँ अगर आप 40 फीट जमीन ले रहे हो तो जेब में 40 लाख ना हो तो मिटती है ना। अभी आप किसी कमरे में रह रहे होंगे, वहाँ 4,000 में कमरा मिल रहा है, 4,000 में तो पेट भी नहीं मिलता, राइट है ना, नहीं मिलता ना, खाना अच्छा मिला नहीं मिलता। और तो और वो दाल में दाल नहीं मिलती, मिलती है आपको पीजी में, ढूंढने से नहीं मिलती होगी। हाँ खैर, तो जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए ये बात बता रहा हूँ कि ग्राम सभा क्या है। स्थायी सरकार बनाने की दिशा में एक प्रयास था। इसी प्रयास में ग्रामीण समाज को समझना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही रहने देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ कैसे लोग चुनते हैं, कैसे इसका चुनाव होता है, इन सबको मैं समझाऊंगा कल की कक्षा। आज मजा आया, ठीक है। तो आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार में अंतर समझ में आया, और तो और आपको ये समझ में आया कि हमारे देश में संसद कैसे काम करती होगी। धीरे धीरे करके आपको इनके अंदर व्यवस्था को देखना होगा, और इन्हीं व्यवस्थाओं के क्रम में मैं आपको कल से, शायद आप टाइम भी बचाया कि मैं तो शुरू करूं, परंतु ग्राम सभा ही सबसे बड़ी क्या है, यहाँ ग्राम सभा क्या है, सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत को क्रम में लेने के लिए हमें समझना होगा कि हम देश के लोग नई पंचायत बनाने के लिए संविधान संशोधन के साथ अभी थोड़ा सा रूप देखेंगे, उस समय और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे कक्षाओं की क्लास बढ़ेगी, 6वीं के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं से आप देखिए फुल फ्लैश आपको आज के सिलेबस से पता लगे। सिलेबस यही भी है, छोटी छोटी बातें हैं जो एक बाल मन के लिए लिखी गई हैं, वो हमें जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को एक सरल भाषा में लिखें। तो मैंने आपको एक शब्द और दिया था बच्चों, इसका नाम था, आपको ये वर्ड याद रखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने कम पैसे में इकोनॉमी के साथ, इफिशियंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ सरकार को बनाए। और इस सरकार के तीनों काम हमें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पॉलिटिकल, मतलब आर्थिक, पांचों को यस। तो आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, मुझे जरूर फॉलो करिए, और जरूर से जरूर आपकी जो एनसीईआरटी है उसको जरूर पढ़ के आइए। क्या घर जाकर पढ़िए, जो शब्द मैंने आपको दिए हैं वो बहुत कीमती हैं। सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, भागीदारी क्या है, इन चर्चा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को आपने जो समझा